रिहाना दीवानी। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो विदेशी हस्तियां परेशान हो रही हैं। कमला हैरिस की भांजी से लेकर पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग तक इसमें कूद पड़ी है। मशहूर पॉप स्टार जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, रिहाना ने पूछ लिया इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। रिहाना के सवाल पर कंगना समेत बॉलीवुड की हस्तियों ने जवाब दिया है, लेकिन सवाल यह है कि रिहाना के बहाने कहीं हिंदुस्तान को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। आपका परिचय खास मेहमानों से करेंगे जो हमारे साथ डिबेट में शामिल होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भारत का किसान आंदोलन अब इंटरनेशनल हो गया है। इधर किसान आंदोलन का चेहरा बने राकेश टिकैत का मंच जिंद में धड़ाम, और उधर अंतर्राष्ट्रीय स्टार के बयानों से आंदोलन का बवाल जोर से उछला। छिड़ गया है 7 समंदर के पार सितारों का घमासान, क्योंकि रिहाना का किसानों पर बयान बना। 26 जनवरी की हिंसा के बाद दरअसल राजधानी के आसपास कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं, और इस पर किसान आंदोलन का साथ देते हुए रिहाना ने ट्वीट किया, हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना के इस बयान पर फौरन कंगना रनौत ने मोर्चा संभाला और जवाब दिया, इस पर बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये किसान नहीं बल्कि भारत को बांटने की कोशिश करने वाले आतंकी हैं, ताकि चीन एक टूटे देश पर कब्जा कर सके और अमेरिका की तरह चाइनीज कॉलोनी बना ले। बैठ जाओ मूर्ख, हम तुम कठपुतलियों की तरह। हालांकि रिहाना अकेले नहीं है, एक के बाद एक कई अंतर्राष्ट्रीय चेहरे किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए सामने आ गए। मिया खलीफा एक अंतर्राष्ट्रीय पॉर्न स्टार हैं और उन्होंने आंदोलन पर कीचड़ उछालने वालों का मजाक उड़ाते हुए किसान की फोटो के साथ लिखा, पैसे पर काम करने वाले कलाकार, कास्टिंग डायरेक्टर जबरदस्त होंगे। इस बार अवार्ड सीजन में इनकी अनदेखी न हो, मैं किसानों के साथ हूँ। You are failing us. ऐसे ही पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, जो पर्यावरण मामलों पर बड़े बड़े नेताओं को ललकारती हैं, उन्होंने किसानों का साथ दिया है। एक कविता के जरिए सरकारों से सवाल पूछने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने अपनी लोकप्रियता कम उम्र में बना ली। I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? उन्होंने इंटरनेट काटे जाने वाले आर्टिकल के साथ ट्वीट किया, हम किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। मीना हैरिस ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने इंटरनेट सेवाएं बंद करने और किसानों के खिलाफ अर्धसैनिक बलों की कथित हिंसा पर गुस्से का इजहार किया। इधर विदेश मंत्रालय ने इन बयानों पर सख्त रुख अपनाया और बिना नाम लिए साफ किया कि ये भारत को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट्स में लुभाने का तरीका, खासकर जब मशहूर हस्तियों और दूसरे लोगों द्वारा किया गया हो, तो ये ना तो सटीक है और ना ही जिम्मेदाराना। इस तरह के मामलों पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का पता लगाया जाए और मुद्दों की। ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। Absolutely, the reputation of India has taken a massive hit. Not only on how we are treating our farmers, on how we treat our own people. राहुल जी, केवल आप नहीं, एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। ना राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, ना रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। ना राहुल को मालूम, ना रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। रिहाना को पूरी चीज़ों की जानकारी नहीं है, उनको आधा नॉलेज है और आधा नॉलेज बड़ा खतरनाक होता है। रिहाना को हमने कहा कि अगर आप बहुत जानकारी आपको नहीं है तो हम बात करने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि जो वो वर्ल्ड फेमस सिंगर जो है रिहाना जी, और उन्होंने भी मतलब किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया है। लेकिन ठीक बात है, अभी किसको सपोर्ट करना, किसको विरोध करना, ये तो अपनी अपनी बात होती है। लेकिन जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया है, लेकिन उन्होंने इस कानून का स्टडी करना चाहिए कि भाई ये कानून मतलब किसानों के भलाई के लिए है या नहीं है। ऐसा ही विरोध के लिए विरोध करना अच्छी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी पर देश के कई नेता भी बोले। किसानों के ही मुद्दे पर आज राहुल गांधी भी सरकार को बजट के आधार पर घेरने आए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के बयान पर उन्होंने कहा कि यह हमारे देश का आंतरिक मामला है।
इधर कई फिल्मी सितारों ने भी विदेशी कलाकारों के किसान आंदोलन पर टिप्पणी को गलत ठहराते हुए भारत को एकजुट रहने को कहा। अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन ने इसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। हैशटैग लगाया जा रहा है इंडिया टुगेदर, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। सईद जफर इस्लाम प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। सुबुही खान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रही है। सुमैया राणा जो कि अब प्रवक्ता बन चुकी है समाजवादी पार्टी की। तो चलिए, अब आपने राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन कर लिया है। सुमैया राणा जी, बधाई आपको। चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ सोनम महाजन एक्टिविस्ट, दिनेश वार्ष्णेय नेता सीपीआई के जुड़ेंगे, योगिता भयाना एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये प्रोपेगेंडा कैसे है? जब अमेरिका में कुछ होता है, किसी भी दूसरे मुल्क में होता है, तो हमारे देश के भी तमाम स्टार्स हैं जो उस पर ट्वीट करते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। ये प्रोपेगेंडा क्यों है? किसानों के साथ वो खड़े हैं, चाहे किसी भी देश में रहे, किसी आंदोलन का समर्थन या विरोध कोई भी कर सकता है, क्यों गलत है ये? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात कि आपने अभी चैनल पे दिखाया, कुछ लोग कह रहे थे कि उनको जानकारी नहीं है। यह हकीकत है, उनको इसकी जानकारी नहीं, किसी ने कह दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया। अगर हकीकत होता तो उनको पता होता है कि पार्लियामेंट, देश के पार्लियामेंट ने पास किया है, और देश के पार्लियामेंट में हर चीज डिबेट होके, डिस्कस होके, अपोजिशन के सपोर्ट से और रूलिंग पार्टी के सपोर्ट, सारे लोग मेंबर उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये सर्वसम्मति से पास होता है, और ये उसी तरह से पास हुआ है, सारे रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं। लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की। ऐसा है मानो कि हम लोग फार्मर्स के साथ बातचीत नहीं कर रहे। फार्मर के साथ 11 राउंड की बातचीत हो गई, लेकिन बिना जाने, बिना समझे, बिना जानकारी लिए, बिना उसके बारे में तहकीकात किए, सेंसेशनलाइज करने के लिए, चूंकि आपका एक सेलिब्रिटी स्टेटस है या आप फेमस पर्सनालिटी हैं, उसका नाजायज फायदा उठा के इस तरह का सेंसेशनल इशू बनाना यह गलत है। हम उस चीज के खिलाफ है कि ये प्रोपेगेंडा है। आपको अगर हकीकत जानना है तो आप जानते हैं, आप वहां के एम्बेसी को फोन कर लेते हैं, इंडियन एम्बेसी को, कि आखिर मामला क्या है भाई, जरा बता दो मुझे, अपडेट कर दो, तो समझ में आता है। आपको ये कैसे पता चला? रिहाना से बात हुई क्या बीजेपी के अरे नेताओं आप, कैसे पता चला? पता है कि नहीं, आपको ही पता है क्या? आपको ही पता है कि देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं हाँ। जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट और बल देने का काम कर रहे हैं। उनको रिहाना जी ने पिछले कुछ दिन पहले ही फॉलो किया है, और उनके ही जो उनके वीडियो में कहीं ना कहीं वो दिखती भी है, तो उससे समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है किसी से, और कोई ऐसे लोग जो है इस चीज को बल दे रहे हैं, जो ऐसी ताकतें हैं, उसमें से यहाँ के देश के नेता भी है, जिसमें राहुल गांधी जी का भी नाम है। खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है? अंजना जी, जितना स्टडी इन लोग ने रिहाना का कर लिया, अगर उतना स्टडी 3 फार्म लोग का कर लेते, आज परिस्थिति ये नहीं होती। देखिए अंजना जी, ये हमारा देश का मुद्दा है। आज लोगों को मौका क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये सरकार असंवेदनशील सरकार है। 3 काले कानून के पीछे हम देख रहे हैं, 70 दिन से ज्यादा हमारे किसान बैठे हुए हैं। 100 से ज्यादा किसानों की वहां पे मौत हो गई। यहाँ पे जिस प्रकार से उनको आतंकवादी कहा, प्रताड़ित कहा गया, क्या सरकार को उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी? जैसे ही राहुल गांधी कुछ प्रेस करेंगे, इनके बेरोजगार मंत्रियों को रोजगार मिल जाता है, उनका बेरोजगार प्रवक्ताओं को आज काम मिल गया उनको। देखिए, इतनी असंवेदनशीलता उनकी किसानों के लिए है, और जैसे ही लगता है कि सत्ता खतरे में आ गई, सारे लोग टूट पड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तब क्यों नहीं की जब किसानों की आंखों में आंसू थे? तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तब क्यों नहीं की जब आपने किले और तार रोड पे बिछा दिए? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जब 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जब दीप की जगह मनदीप को पकड़ा गया? रिहाना का ऐसा ट्वीट करना सही है या गलत है, ये बता दीजिए रोहन जी। आपको लगता है कि आप रिहाना जी, रिहाना का ट्वीट करना सही है या गलत है कांग्रेस पार्टी की आंखों में? अपना पर्सनल ओपिनियन मत बताइएगा। रिहाना का, ग्रेटा थनबर्ग का जो है, तो एक सेकंड सर सुनिए तो मेरी बात, है तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, लेकिन यहाँ पर खेतों में पराली जलाने की भी मांग लेकर किसान बैठे हैं, और उस पराली के जलने से किस तरह का पोल्यूशन और किस तरह से वातावरण खराब हो रहा है, पर्यावरण, ये शायद ग्रेटा थनबर्ग को पता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। अब आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए, क्या आप इन लोगों के ट्वीट्स और सवाल से सहमत हैं, या आपको लगता है कि इनको नहीं करना चाहिए था और आप इसके खिलाफ हैं? स्टैंड लीजिए। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा, जो राहुल जी ने अभी अपनी प्रेस में ही कहा, ये देश का अंदरूनी मामला है, ये देश के अंदरूनी मामले में किसी का दखल नहीं होना चाहिए। पर अंजना जी, मौका लोगों को क्यों मिलता है जब सरकार असंवेदनशील हो जाए, जब सरकार सुनने को तैयार नहीं है? ठीक है, ये दखल है या नहीं? सुमैया राणा, जल्दी से।
अंजना जी, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। लेकिन बड़े बात करते हैं कि सोशल नेटवर्किंग जरिया में हर जगह का हाल अहवाल जानने के लिए, तो जब हमारे मुल्क में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, उस वक्त में आप क्या बोलेंगी? जहां पर अगर कोई भी इंसानियत का लेना देना अगर किसी से भी होगा तो ऑब्वियसली वो उस बात को ऑब्जेक्शन करेगा। उन्होंने क्या सोच के क्या समझ के ट्वीट किया ये तो मुझे नहीं मालूम। कहाँ इंसानियत शर्मसार हुई? कहाँ पर इंसानियत शर्मसार हो गई? इतने किसान मर गए, इतने किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़े जा रहे हैं, किस तरीके से बॉर्डर सील किया गया है। अगर चाइना के लिए किया किसानों पर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, ये कहाँ देखा आपने? मैंने खुद उसकी वीडियो देखी है। किसान पर ट्रैक्टर चला दिया। देखिए, अफवाहें मत फैलाइए। देखिए सुमैया जी, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कहाँ पर किसानों पर ट्रैक्टर चला दिया? कैसे बात कर रही हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी, ये तो अफवाह है। पार्टी के प्रवक्ता होकर किसी फेक वीडियो को लाके यहाँ उसके बारे में जिक्र कर रही है। फिर इसके बारे में तहकीकात की आपने? आप तो रिहाना के जैसे ही काम करे, बिना तहकीकात किए हुए आप उस वीडियो के बारे में जिक्र कर रही हैं। उसी तरह से जिस तरह रिहाना बिना तहकीकात किए बातों का जिक्र कर रही है। ठीक है, एक बार सुमैया राणा पूरा कर ले। सुमैया जी, मैं तो कह रहा हूँ कि आपने तहकीकात की क्या? आपने मुझे आपको सबके शक है, जब आपको तक नहीं मालूम है, आपको हिंदुस्तान में बैठे लोगों पे भी शक है। आपको पता ही नहीं फेक वीडियो चल रहा है, फेक वीडियो चल रहा है। आपकी पार्टी यही फेक वीडियो का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रही है। सब कुछ फेक है, बीजेपी करने ही क्या चाहती है? आप फेक वीडियो का इस्तेमाल कर रही है। आपको जानकारी लेनी चाहिए थी जब आप पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, प्रवक्ता की हैसियत से आए। मैं तो आपको सिर्फ इतना ही, आपको देखिए आप अभी नहीं है प्रवक्ता, इसलिए मैं आपको ज्यादा तरकीब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप कम से कम तहकीकात बोलने पर आवाज नहीं आती है। ऑथेंटिसिटी देख ले। अच्छा, शर्म हमें आनी चाहिए। बेशर्मी की बात आप कर रहे हो, शर्म हमें आनी चाहिए। कैसी बात कर रही है? थोड़ा शर्म तो कर लीजिए। आप गुमराह कर रही है, झूठी वीडियो का इस्तेमाल कर रही है और फिर कह रही शर्म आनी चाहिए भाजपा को। अन्नदाताओं के ऊपर जुल्म जालिम करके आप सुबूही खान वो कह रही है कि पूरी दुनिया में नाक कटवा रहे हैं आप, किसानों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक बार जो हमारे पास डेटा है इंटरनेट सेवाएं काटने का, वो भी जरा दिखाइएगा, क्योंकि कई जो स्टडीज की गई है उसमें सबसे ज्यादा इंटरनेट हिंदुस्तान में कटता है। ऑनलाइन क्लासेस बच्चे कर रहे हैं, सैयद जफर इस्लाम साहब, नुकसान हो रहा है, बिजनेस को नुकसान हो रहा है। वो वाला डेटा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से सुबूही खान रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ जो व्यवहार है उसकी वजह से दुनिया भर में नाक कट रही है। जी देखिए अंजना जी, ये किस तरह से भारत के अगेंस्ट एक नरेटिव बिल्डिंग करते हैं, अभी मैं आपको कुछ सेकंड्स में एक्सपोज कर दूंगी। चलिए मान लिए इत्तेफाक है कि रिहाना का या ग्रेटा थर्नबर्ग का या मियां खलीफा का एक साथ ट्वीट आना, हमने इत्तेफाक मान लिया, लेकिन क्या ये भी इत्तेफाक है कि रिहाना के ट्वीट को रीट्वीट किया है जगमीत सिंह ने, जो आउटलुक के एक आर्टिकल, पिछले साल के एक आर्टिकल के हिसाब से कनाडा के डेम लीडर कहलाते हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स के लिए फंड रेज करते हैं, प्रो खालिस्तानी है, प्रो पाकिस्तानी है। देखिए कानून ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार बनने अंजना जी, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कुछ भी होता है, सारी भारत विरोधी मानसिकताएं, चाहे वो वामपंथी हो, जिहादी हो, खालिस्तानी हो, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हो, अर्बन नक्सल्स हो, विधर्मी राजनीतिक पार्टियां हो या इंटरनेशनल पावर्स हो, सब एक साथ मिलकर गठबंधन करके भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करनी स्टार्ट कर देती है। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यहाँ प्रवक्ता बैठे उनसे पूछती हूँ कि अगर आपको इतनी चिंता है किसानों की, तो क्या आप नहीं जानते कि एग्रीकल्चरल इश्यूज संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, केंद्र भी उन पे कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी बना सकती है। अगर आपको इतनी चिंता है तो आप राज्य के लेवल पे क्यों नहीं बनाते हैं किसानों के लिए कोई कानून? आपको ना कोई चिंता है, ना आप किसानों के साथ हैं, आपको सिर्फ एक मुद्दा मिल गया है भारत विरोध करने का और मोदी विरोध करने का, उस शीर्ष नेतृत्व का विरोध करने का जो भारत विरोधी मानसिकताओं के सामने फियर्स वॉरियर की तरह खड़ा है। जो आदमी, आप उसको हरा नहीं पा रहे हैं सारे मिलकर, तो इसलिए आप झूठ बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, आप अफवाहें फैलाना स्टार्ट कर रहे हैं। सुमैया राणा जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, देश का माहौल खराब हो रहा है, लाल किले की प्राचीर पे तिरंगे के अलावा कोई और झंडा फैलाया जा रहा है और आप अफवाहें फैला रही हैं नेशनल टीवी पर बैठकर। सुमैया राणा शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, एक रिस्पॉन्स आ जाए, फिर सोनम महाजन और दिनेश वार्ष्णेय जी, मैं आ रही हूँ। सुमैया राणा, सुबूही खान ने कभी जब आरएसएस दफ्तर में भगवा झंडा फहराया जा रहा था, बीजेपी का झंडा बजाय इसके तिरंगे के, तो ये अफवाहें फैलाने का काम आप लोगों का है। आपको सिवाय खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जिहादी
जिहादी खालिस्तानी जिहादी बना देंगे। तो समाजवादी पार्टी से बोलिए ना, समाजवादी कांग्रेस पार्टी से बोलिए ना, जहाँ पर आप लोगों का राज है, कम से कम वहाँ पे तो आप कानून बना सकते हैं। बिल्कुल आपको कानून कोई भी मतलब ही बनेगा, नहीं उसके है। अलावा आप फालतू की बात करिए। देखिए जो सिवाय भारत विरोध करने के आप कुछ भी कर लीजिए। अब राज सत्ता और समाज सत्ता दोनों जाग जाइए मैडम। अब देश का स्वाभिमान भी जागृत हो गया है। अब हम लोग सशक्त भी है, दिनेश वार्ष्णेय जी, जागृत भी है और स्वाभिमानी भी है। दिनेश वार्ष्णेय जी और सोनम महाजन को दिखाइए। योगिता बयाना भी जुड़ गए जल्दी से। दिनेश वार्ष्णेय और सोनम महाजन को मैं लौट रही हूँ आप लोगों के पास। दिनेश वार्ष्णेय जी, इंटरनेट सेवाएं रोकने पर रिहाना ने पूछा है कि इस पर हम बातचीत क्यों नहीं कर रहे। आपको तो रिहाना का ट्वीट अच्छा लग रहा होगा, सही लग रहा होगा प्रोफेसर साहब? नहीं, मुझे तो हाँ अंजना जी, मुझे तो तब भी बहुत अच्छा लगा था जब मोदी जी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार, और जब कैपिटल हिल पर उसी टर्म ने गुंडागर्दी करवाई थी, मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लगा था। मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लगा था जब देश में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सपोर्ट किया फार्मर्स को। क्या गलत है? अंतर्राष्ट्रीय युग है। अगर आप किसानों को, देश की 70% जनता को आप इस तरह से ठंड में मारेंगे और मोटे मोटे कील के खिचौड़े वहां पे सड़क में गड़वाएंगे और कटीली तारें लगवाएंगे, ये युद्ध के मैदानों में लगाई जाती हैं बॉर्डरों पे, तो आप युद्ध लड़ रहे हो क्या देश की जनसंख्या के खिलाफ? जनतंत्र चला रहे हो या गणतंत्र चला रहे हो या तानाशाही चला रहे हो? वो पूरा कर ले प्रोफेसर साहब, पूरा कर ले फिर जवाब दीजिएगा। तानाशाही चलिए। और इंटरनेट काटने से जो नुकसान हो रहा है और सड़कें जो खोदने से जो नुकसान हो रहा है, 100 फीट की खाई खोदने से नुकसान हो रहा है, ये कौन सा डेमोक्रेसी चला रहे हो? ये कौन सा देशभक्ति है? साहब मैं ये जानना चाहता हूँ। ये तो देशभक्ति नहीं है, देश के खिलाफ काम कर रही है ये सरकारें, और ये इसलिए कर रही है कि इनको पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है इस वक्त में। ये पूंजीपतियों के लिए बजट आपने देख लिया ना, पूरा का पूरा बजट सेल लगाई है हिंदुस्तान में, एयर इंडिया सेल, ट्रांसमिशन अब आप अपने लेफ्टिस्ट एजेंडा पर बताइए। बजट के दिन आप बहस हो गई थी सर इस पर, ठीक है, आज के टॉपिक पर ही रहिए। जल्दी से सोनम महाजन आपका रिस्पॉन्स। वो कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल हो चुका है सब कुछ, हर व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर लिखने के लिए स्वतंत्र है सोशल मीडिया पर। लेकिन सवाल ये है कि जिस एक व्यक्ति ने रीट्वीट किया है और जिससे रिहाना की दोस्ती का जिक्र हमेशा होता है, वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ऐसे में क्या दूसरे नजरिए से इस ट्वीट को देखा जाए? सोनम महाजन को बोलने दीजिए प्रोफेसर जी। अंजना जी, आप वार्ष्णेय साहब को चुप करवाइए ताकि मैं जवाब दे पाऊं। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक सेकंड। हाँ जी, अंजना जी, पहले तो मुझे लगता है कि ये भारत देश की बहुत बड़ी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश का जो विपक्ष है वो किसी मुद्दे पे बात करने के बजाय वो एक जिसको आप कहेंगे ना खोखला प्रतीकवाद, हॉलो सिंबोलिज्म की लड़ाई में ही अटक के रह गया है। ये लड़ाई है रिटोरिक वर्सेस रियलिटी की। दो पक्ष इस लड़ाई में है। एक पक्ष है सरकार का, द इंडियन स्टेट का, जिसमें सरकार बार बार कह रही है और इसको तथ्यों के साथ सरकार इसको बैक भी कर रही है कि ये जो बिल्स हैं इनको पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद, ऑल लेवल्स ऑफ टॉक्स के बाद पास किया गया है। बट इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जो इन्वॉल्व हो गए, ये सरकार ने शुरू से कहा था, और ये तब साबित भी हो गया। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, स्काइप पे जुड़े, आवाज नहीं जाती है। मैं दूंगी जवाब आपसे, पूरा कर लेने प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सरकार ने तो शुरू से ही ये बात कही थी कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं, बट हम लोगों को लगा था कि शायद ये सरकार का अपना एक बचाव है, पर धीरे धीरे ये चीज साबित हो गई। हमने शुरुआत में ही देखा कि किस तरह के नारे ये सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट में लगे कि इंदिरा को मार दिया, अभी आज के प्रधानमंत्री क्या चीज हैं। तो ये इस तरह की बातें तो शुरुआत से ही होती आ रही थी। रही बात रिहाना जैसे लोगों की, तो ये जो पॉप स्टार्स हैं, ये ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई थिंक जस्ट बिकॉज एक मुद्दा जो है वो सेंसेशनलाइज हो चुका है, आपको उसमें तब तक नहीं कूदना चाहिए जब तक आप उसके सारे के सारे फैक्ट जो हैं उनको आप समझ ना जाएं। अगर आप स्टोरी भी देखें जो रिहाना ने जो शेयर की है, उसमें एक ही चीज को हाईलाइट किया गया है कि इंडिया में, न्यू दिल्ली में जहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे इंटरनेट ऑफ कर दिया गया है। अब ये कोई नई चीज तो है नहीं, दुनिया में कहीं पे भी पॉलिटिकल टर्मोइल्स होते हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ की ही जाती है ताकि लोग र्यूमर मॉन्गरिंग से बचें और इस तरह के झूठ फैलाने से बचें। ठीक है, योगिता बयाना मुझे नहीं लगता कि योगिता बयाना क्या गलत कह रही है वो? अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें सरकार ये फैसला लेती है। योगिता बयाना, सरकार कह रही है प्रोपेगेंडा है ये विदेशी हस्तियों का। लॉ एंड ऑर्डर ये देखिए
ये सिचुएशन आई कैसे? ये सिचुएशन, काश ये गुजरात में ऐसा कुछ कर देते कि दंगे ये रोक पाते, काश ये दंगे और जो हुए नॉर्थ ईस्ट में तभी ये रोक पाते। ये हर तरह से इन्होंने फेल किया है। जो बोलते हैं कि आइए हमसे डायलॉग कीजिए, मैं एक कॉल अवे हूं, फिर उसके बाद वो कांटे बिछाने में बिछ जाते हैं और उसके अलावा एफआईआर पे एफआईआर लोगों पर कर रहे हैं। अगर यही एफआईआर, अगर जो क्राइम हमारे देश में बढ़ता जा रहा है उसमें इसके खिलाफ इतने प्रॉम्प्टली करते तो मैं कहती हाँ ये सरकार एक्टिव है। एक मुद्दे पे एक्टिव है बस कि लोग मिलजुल के इनके अगेंस्ट कुछ ना बोले, बस उस पे बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट बाकी मुद्दों पर ये बिल्कुल फसड्डी सरकार है। आपके खिलाफ ना बोले, इसमें पूरी ताकत आपकी पार्टी कमियां की है। सैयद जफर इस्लाम, हाँ, जो आवाज उठाए बिल्कुल झोंकते हैं, उसको बदनाम कीजिए, वो देश विरोधी है। और अब तो वो रिहाना के बारे में एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल सामने आ रही है, वो तो एंटी नेशनल। अंजना जी देखिए, सरकार कटघरे में खड़ी रहती है और हर सरकार उसी तरह हमारी सरकार भी कटघरे में खड़ी रहती है। हमने कई बार, हमारे लीडर्स ने कहा है, एक बार नहीं अनेक बार, सरकार पे कोई हर्ज नहीं है, आप करते रहिए सरकार। उसके बयाना जी जरा सुन लीजिए, उसके बाद आप जरा सा अपने डिजर्विंग कमेंट्स को थोड़ा सा रोक के रखिए तो अच्छा लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि सभी सरकारों कटघरे में खड़ी रहती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन सरकारों पे आप कुछ भी आप चाहिए कमेंट्स कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसलिए कि आपका अधिकार है एज ए नागरिक। लेकिन बाहर के लोग जब देश के बारे में ऐसे कहें, उस वक्त देश की पॉलिटिकल पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन अगर उसको रीट्वीट करके देश के हित के खिलाफ बात करे तो क्या आप इसको अच्छा मानती हैं? अरे देश से बाहर की ताकतें अगर देश के खिलाफ आंख उठा के देखती है तो क्या आप उनके साथ खड़े रहना चाहती हैं? जफर जी, आप उनके खिलाफ खड़े रहना चाहते हैं? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। और आपको क्या बुरा लगता है? ये आप कैसे चुनाव कर सकते हैं? खिलाफ क्यों नहीं खड़े रहेंगे? आप एक बात बताइए, आप देश के खिलाफ खड़ी ताकतों के साथ आप रहे? नहीं, मैं पूछता हूँ, नहीं, देश के खिलाफ की ताकतों के साथ आप खड़ी रहना चाहती है? क्या आप उनके खिलाफ? मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई खालिस्तानी है तो है, आपको उसमें क्या तकलीफ है? अगर खालिस्तान, आप क्या खालिस्तान के सपोर्ट में खड़ी है? नहीं है, अगर कोई अगर तो क्या ये काम किसने किया है? 26 जनवरी का जनवरी के काम में आपका शर्मसार नहीं हो रही तो आपको खराब आप हो। अच्छा, आपको आप झंडा फहराने वाले के साथ खड़ी है, आप झंडा फहराने वाले के साथ खड़ी है। आप लोग मानसिकता जो है देश को कमजोर करने वाली मानसिकता है, देश को कमजोर करने वाली मानसिकता है आपकी, एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ खड़ी रहती है। आप जैसे लोगों को ही एक भी झंडा दिखा दो, आप एक भी झंडा दिखाइए, आप झंडा दिखाइए अपने बीजेपी हेडक्वार्टर पे। एक भी इंडियन नेशनल फ्लैग नहीं है, आप हो एंटी नेशनल, आप फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। दिखाइए एक भी झंडा अपने ऑफिस में, दिखाइए एक भी झंडा आपके ऑफिस के बाहर, मुझे दिखाइए तिरंगा नहीं है बीजेपी हेडक्वार्टर पे। अरे मैं गई हूँ स्पेशली देखने, नहीं है। अरे नहीं, हर ऐसी बहस देशभक्त और देश विरोधी के बीच में जाकर अटक जाती है। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ब्रेक के उस पार राकेश टिकैत, जो कि इस पूरे किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं, आज तक पर उनकी जो एक्सक्लूसिव बातचीत है वो हम आपको सुनाएंगे। वो कह रहे हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हमारा यह आंदोलन चलेगा, जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक यह आंदोलन चलेगा। और भी तमाम सवालों पर उनके जवाब। रिहाना हिंदुस्तान है निशाना, इसी पर आप हल्ला बोल देख रहे थे। बहस जबरदस्त इस मुद्दे पर हो रही थी, लेकिन आपको बता दें किसान आंदोलन के बीच अब पंचायत में भी जिंद पहुंचे। और इस महापंचायत में जब जिंद पहुंचे राकेश टिकैत, तो उन्होंने कहा है, तो उनका बयान है, उस पर अच्छी खासी चर्चा हो रही है। सरकार तुरंत वापस ले तीनों कृषि कानून। अभी तो हम कानून वापसी पर बोल रहे हैं, पीएम किसानों से बात करें, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि गद्दी वापसी की बात करेंगे तो क्या करोगे, यानी सीधे सीधे सरकार को ललकारते हुए राकेश टिकैत। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये पूरा इलाका है एक तरह के जाट आंदोलन को आगे ले जाने की उनकी कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर वो इस तरह के पंचायतों में हिस्सा लेंगे। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं आज उन्होंने इस मंच से क्या कहा है, सरकार को कैसे ललकारा है, उसके बाद उनका इंटरव्यू दिखाएंगे। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी
कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा। टिकैत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। बड़ी चर्चा है आपके आंसुओं की, पासा पलट दिया कह रहा है आपके आंसुओं ने, उनकी धार ने इस आंदोलन में धार डाल दी है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, हमने कुछ नहीं करा। ये ना मोर्चे टूट रहे थे, ना कोई दिक्कत हो रही थी। भाई गांव के लोग अगर गांव चले गए तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग ढिल्ले हो गए। गांव के लोग बैठा के गए हमको, उनके मोर्चे को जबरदस्ती कोई आ जाएगा, ऐसे कोई आ थोड़ा सकता है मोर्चे बगैर समझौते के, बगैर बातचीत के और गुंडा तत्व के द्वारा लाठियां बरसवा के और मोर्चों को खाली करवाना, बदनामी करवाना, ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ऐसा रोए उस दिन कि उसके बाद से एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं। संजय राउत आपसे मिलने पहुंचे, मतलब अब राजनीति से आपको परहेज नहीं है, क्यों टिकैत साहब? नहीं, राजनीति का वहाँ कोई मतलब नहीं है, ना उनको मंच है, ना उनको माइक है। तो भीड़ में भाई सड़क को कौन चल रहा, उसकी हम क्या आइडेंटिटी करें उसको? वो आ रहे हैं, ना वे मंच पर जा रहे हैं, ना उनको माइक है। अच्छा ये बताइए, उस दिन में तो आप बड़े जोश में थे। ठीक है टिकैत साहब, एक सवाल सुन लीजिए, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। उस दिन आप बड़े जोश में थे, दिन में कह रहे थे किसी भी तरीके से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। फिर आप कुछ पुलिस अधिकारियों से मिले, उसके बाद अचानक बड़े भावुक हो गए, रोने होने लगे। क्या हुआ था? क्यों इतने अचानक रोने लगे आप? भावुक क्यों हो गए थे? नहीं, पुलिस अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमने कहा कि आपको क्या ऑर्डर है वो दिखाओ, उन्होंने कागज दिखाया, उसमें हमने कहा कि हम ये स्थान नहीं छोड़ देंगे, ना हम खाली करेंगे ये। उसने कहा कि जबरदस्ती करवाएंगे, मगर करवाओ। पुलिस नहीं आ रही थी वहां पे जबरदस्ती करवाने, लेकिन जब पता चला कि पुलिस पीछे रहेगी और उसके गुंडे आगे रहेंगे, मतलब कानून की, संविधान की धज्जियां वहां पे उड़ाई गई। पुलिस अपना काम करे, हमको लाठियां चलावे, पुलिस लाठी चला के हमको उठा कर ले जाए, कोई ऐतराज नहीं है। ये आंदोलन में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की लाठी आंदोलनकारी पे पड़े, कोई ऐतराज नहीं है हमको, हम नहीं हाथ उठाएंगे, तो चलो हमको लेकर जाओ। लेकिन गुंडे तत्व आएंगे, पुलिस पीछे रहेगी और उनसे हमला करवाएंगे, ये किसान बर्दाश्त कर लगा? ये आए हैं ना, फिर 1 घंटे में गांव के लोग आए हैं। मतलब अगर ये सोच रहे कि पुलिस सुरक्षा करेगी उनकी और गुंडा तत्व आगे रहेगा, ऐसा थोड़ा हो सकता है। तो गुंडा तत्व तो 26 जनवरी को भी घुस गए थे ना टिकैत साहब, तब आप लोग कहाँ थे? क्योंकि उस दिन तो आपने कहा कि ये सब सरकार की साजिश है, तो आप कह रहे हैं सरकारी लोग ही पुलिस वालों को पीट रहे थे। जांच होगी, सारे प्रकरण की जांच होगी। महिला अगर किसी आदमी ने, टिकैत साहब, महिला कांस्टेबल्स पर एक बार सुन तो लीजिए सर, गुस्सा मत कीजिए, सवाल कोई आदमी गुंडागर्दी करेगा, कोई नहीं हो सकता हमारा। महिला कांस्टेबल्स पर जाल से, भाले से, तलवार से वो हमला कर रहे थे, कौन इसकी भरपाई करेगा? 1995 में आप भी तो दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे, आपको भी पता है वो पुलिस वाले भी किसी के घर के बच्चे ही हैं, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? उसकी जांच, पुलिस वाले हमारे ही परिवार के हैं, वे पुलिस वाले हमारे ही है भाई, वे वहां तक आने कैसे दिया गया उनको? आपने हमला क्यों होने दिया? किसी ने पहले दिन ये कह दिया 7 बजे के मैं लाल किले पे जाऊंगा, उसको अच्छा, मतलब लाल किले पे अगर किसी ने घोषणा कर दी, उसको सुबह वो 9 बजे लाल किले पे पहुंच गया। टिकैत साहब, इसकी जांच होगी। टिकैत साहब, ये आज ईमानदारी से बताइए, लाल किले पे कोई आदमी चल रहा है घोषणा करके। आज हम 35 साल से आंदोलन करते हैं, सुनो, ठीक है, एक हम सवाल 35 साल से आंदोलन करते हैं, सुन लो, ठीक है, सुन लो, मैं यही कह रहा हूँ कि देश सुने, कम से कम चैनल दिखाएगा तो हमको।
मैं ये कह रहा हूँ, हम 35 साल से यहाँ पे आते हैं दिल्ली में आंदोलन करने। हम जब भी गांव में कहते हैं पार्लियामेंट में जाएंगे हम। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वे जब विपक्ष में रहती है, वे सब कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, धरना करने, पार्लियामेंट पे जाएंगे। कोई पार्लियामेंट पे गया? ये कहने की बात होती है। कौन लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हम लाल किले पे जाएंगे और उनको लाल किले पे जाने का रास्ता दिया गया? मतलब उनको फंसाने की साजिश करी गई। अगर किसी एक बालक ने वहां में कह दिया कि मैं जाऊंगा लाल किले पे, उसको रास्ता दिया गया, उसको 15 दिन से तैयार करेगा कि आप जाइए लाल किले के ऊपर। ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं। एक धार्मिक झंडा फैलाने का एक षड्यंत्र रचा गया वहाँ पे। ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं। एक सरदार कौम को और किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची गई वहाँ पे। ये पिछले 1 महीने से चल रही थी। ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए, ईमानदारी से बताइएगा, क्या पूरे आंदोलन में, जिस भी आप गाजीपुर बॉर्डर पर थे, जहां जहां पर लोग थे, क्या वहां पर खुलेआम लाल किले तक जाएंगे ये नारा नहीं लग रहा था? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मुझे याद है उस दिन की तस्वीरें। आप भी माइक पर बार बार लोगों को समझा रहे थे कि तय रूट पर ही जाओ। क्या आपको भी आशंका नहीं थी कि कई लोग कह रहे थे, आपके बीकेयू के लोग थे जो हमारे साथ शो पर लाइव थे, उन्होंने कहा कि हम तो जी लाल किले तक जाएंगे, और ट्रैक्टर को हथियार की तरह उस दिन आईटीओ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी टिकैत साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रूट दिया दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद में उसी रूट में बैरिकेटिंग करी गई और दिल्ली जाने वाला रास्ता कच्चा बैरिकेटिंग लगाई गई। और किसानों को कहा कि चलो आगे। वे मोटरसाइकिल के लोग कौन थे हमारे पास में, जब टाइम आएगा वे वीडियो क्लिपिंग है कि जो पुलिस वाले लाल किले तक उन लोगों को लेकर आए, अपने हेलमेट उतार रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, आंदोलनकारियों से हाथ मिलते हैं, उनको लिया गया, उनको बैठा के लिया गया, उनको रास्ता बताया गया। तो मतलब फिर ऐसी धज्जियां उड़ती हमने नहीं देखी। फिर आपस में जवान को और किसानों को भिड़ाया गया, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़ रहे टिकैत साहब। और ये, हाँ जी, ये हजारों हजार लोग जो लाल किला पहुंचे, वो आपका कहना है कि सरकार के इशारे पर वो गए, ट्रैक्टरों में बैठकर, ट्रैक्टरों को आईटीओ पर गोल गोल घुमाते हुए, वो सारे सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। इतने लोगों को सरकार ने, हजारों लोगों को ट्रेन किया पहले कि कैसे आपको हिंसा करनी है आईटीओ पर, फिर लाल किले पर जाना है और ये झंडा टांगना है। एक मिनट सुन, हाँ एक मिनट मेरी बात तो सुन लोगे। इतने ट्रैक्टर आए यहाँ पे, कोई उम्मीद कर सकता था कि ट्रैक्टर आएंगे? ट्रैक्टर आए, बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आए, लोग आए, और 4 से 5 बजे तक क्या सारे ट्रैक्टर लाल किले पर या वहां चले गए? उन गांव वालों को लाल किले का रास्ता नहीं पता, उनको कहीं का रास्ता नहीं पता। हमने उनको तय रूट उनको बताया। वो तय रूट पे अगर वे क्लिपिंग आपके पास में हो किसी के, हम करते रहे कि भाई यहाँ से हमको ये रास्ता दिया गया था लिखत पढ़त में, और वहां पे बैरिकेटिंग करी गई, तो ये किसकी गलती है? और ऊपर से रास्ते खाली छोड़े गए कि ये दिल्ली में जाएं, उत्पात मचाएंगे। लेकिन हमारा किसान तो समझदार था ना, उसने कुछ नहीं कहा। एक दुकानदार की मूंगफली नहीं उसने तोड़ी उठाई, एक फूल का पत्ता उसने, फूल तक नहीं उसने तोड़ा। उसको तो रास्तों का ही नहीं पता चला कि कहाँ से उसको लेकर गए। और वहाँ पे जाके लाल किले के रास्ते पे कुछ नहीं हुआ तो पुलिस वाले घायल कैसे हो गए टिकैत साहब? किसी ने कुछ नहीं किया तो पुलिस वाले घायल कैसे हो गए? अस्पतालों में कैसे है? कहा हमने, हाँ हमने भी ये है कि हमको भी दुख है कि जो पुलिस वालों का उनका कहीं कुछ वो हो जाए, हमको भी उस चीज का कष्ट है। नहीं होना चाहिए था ये। किसने किया? पुलिस अब अगड़े तय रूट पर होती। किसने किया वो? तो कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस ने। पुलिस जो घायल हुई वो कैसे हुई? अरे अच्छा, आप देख लो ना किसने नक्शे बनवाए। घायल, हमने कहा कि अगर किसी को घायल और चोट लगी है तो किसान के भी लगी है, पुलिस भी लगी है, दोनों एक ही हैं, हमारे ही परिवार के दोनों हैं, हमारे परिवार के हैं दोनों लोग। तो कैसे हुए? वो नहीं होना चाहिए था कि किसान और जवानों को आपस में भिड़ाने का काम करा, वो नहीं होना चाहिए था। ये आंदोलन ऐसे नहीं खत्म होगा कि आप झगड़ा करवा कर आंदोलन के जो मूल मुद्दे हैं उससे आप हटाना चाहते हो। ये सरकार की गलतफहमी अपने निकाल दे अपने दिमाग से। ये बातचीत से होगा, ये प्रेशर में नहीं होगा कि प्रेशर में देके और कुछ लोगों को हमारे बंद करके और एलिगेशन लगा के और जो बिल है ये है उस पे
वो कर ले, वो ऐसे नहीं होगा। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे आज भी मुद्दे वही हैं, उन मुद्दों पर सरकार बात करे और इसकी पूरे प्रकरण की कौन इसकी जांच करेगा, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल ऐसे नहीं करना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल राकेश टिकैत आपसे। आप पहले भी दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे, फिर आपने वो छोड़ा जब आपके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन कर रहे थे और उस दौरान आप किसान नेता के तौर पर उभरे और उसके बाद से आपकी पॉलिटिक्स चल रही है। कई लोगों का ये मानना है कि कहीं आपके अहंकार की लड़ाई तो नहीं हो गई है कि आप इस बातचीत के सुलह का रास्ता नहीं निकलने देना चाहते, क्योंकि पिछली बार जब नरेंद्र तोमर नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।